नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए पटवारी भर्ती के बाद अब एई और जेई की परीक्षा की भी जांच करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि इस मामले में मेरे पास शिकायत आई थी, जिसके बाद मैंने इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि आगामी कैबिनेट में हमारी सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लाने जा रही है। सीएम के अनुसार हमारी कोशिश है कि एक बार पूरी सफाई हो जाए और जिसके बाद तमाम नकल करने वालों और नकल कराने वालों को सबक मिल जाए। देखिए, जिन भर्तियों में भी जहां भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है, पूरी तरह से सफाई होनी है। और चाहे एई जेई का भी प्रकरण आया है, उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं। और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और जल्दी हम जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सजा होगी। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला अगर उसमें संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। और जो उसके सरगना होंगे या नकल करवाने वाले लोग होंगे, उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद कई और भर्तियां भी जांच के दायरे में आ गई है, जिससे कि उन भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थी चिंतित नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि मई 2022 में हुई जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हरिद्वार स्थित लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर धरना दिया। अभ्यर्थियों के धरने और घेराव को देखते हुए मौके पर अधिकारी भी पहुंचे और भारी पुलिस बल तैनात रहा। अभ्यर्थियों का धरना जूनियर इंजीनियर के महीनों से लटके इंटरव्यू को जल्दी कराने की मांग को लेकर था, जिसके बाद उन्होंने लोक सेवा आयोग के सचिव से मुलाकात कर अपनी मांगों के बारे में बताया। लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने भर्ती परीक्षाओं की चल रही पुलिस जांच खत्म होने के तुरंत बाद इंटरव्यू कराए जाने का आश्वासन दिया। हालांकि अभ्यर्थी अधिकारियों के आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आए। और अब खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर वन दारोगा भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिली है। 2021 में आयोजित की गई वन दारोगा भर्ती दिसंबर 2022 में रद्द कर दी गई है, जिसके बाद गुस्साए अभ्यर्थियों ने सचिवालय पहुंचकर सीएम से वार्ता कर समय मांगा और जो सफल भी रहा। बता दें आपको कि जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर सीएम धामी से मिलने पहुंचे अभ्यर्थियों के मुताबिक सीएम से वार्ता में यही आश्वासन मिला। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। हम सब वन दरोगा में चयनित अभ्यर्थी है। हमारी वन दरोगा की भर्ती 2019 दिसंबर के मंथ में रिलीज किया गया था नोटिफिकेशन, जिसकी परीक्षा 2021 जुलाई के महीने में करवाई गई थी ऑनलाइन मीडियम से। इसका रिजल्ट 2022 जनवरी में आया था और जो लोगों पे संदेह था उन लोगों का रिजल्ट में नाम ही नहीं आया था। आयोग ने अपने स्तर पर पहले ही जाँच कर दी थी और 8 लोग जिन पे संदेह था उनका रिजल्ट में नाम नहीं आया गया था। इसके बाद हमारा फिजिकल होता है जून के महीने में 2022 में और फिजिकल का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। अब आता है दिसंबर के मंथ में 30 दिसंबर 2022 को हमारी भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। तो आज हम लोग सीएम साहब से मिले थे, हमने अपनी बात उनके समक्ष रखी है और एसएसपी भी उन्होंने भी सीएम सर को अब हमारा मैटर पूरी अच्छी तरीके से ब्रीफ करके बताया है कि जो जांच है वो ऑलरेडी अभी जांच पूरी तरह से नहीं हुई है। जो एसटीएफ के बाद भर्ती गई थी हमारी, वो वाली जांच अभी नहीं हुई है, वो चल रही है और पहले ही निर्णय ले लिया गया है आयोग के द्वारा कि निरस्त कर दी गई है। हमारे पास पूरे कागज़ हैं जो हमने सीएम सर को भी दिए हैं कि हमारा मैटर क्या है और किस तरीके से जाँच अभी चल रही है। वहीं देहरादून में पीडब्ल्यूडी एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज यमुना कॉलोनी स्थित पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के डीएम से जोशीमठ समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हुई मुलाकात के बाद सतपाल महाराज प्रदेश की स्थिति में और सुधार लाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे चुके हैं। उत्तराखंड में महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका है और अब प्रदेश की महिलाओं को 30% आरक्षण मिल रहा है। वहीं प्रदेश सरकार के इस फैसले के स्वागत में बीजेपी महिला विंग ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी महिला विंग के साथ कई स्टूडेंट भी मौजूद रहे। हमारे राज्य में मातृशक्ति काफी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और
काफ़ी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में, और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मैं राज्यपाल महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, अपनी मातृशक्ति को शुभकामनाएं देता हूं कि वो निश्चित रूप से पहले की भांति और ज़्यादा द्रुत गति से वो समाज के हर क्षेत्रों में आगे आएंगे। चारधाम यात्रा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी बीच अब उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट खोले जाने की तिथि भी आ चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि मुख्य विपक्षी दल इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है, कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इसकी तैयारी सरकार कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमारी चारधाम यात्रा धूमधाम से चलनी चाहिए। ये यात्रा हमारी लाइफलाइन है, लेकिन हमारी सरकार को इससे पहले व्यवस्थाओं का इंतजाम भी करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो हालात जोशीमठ की हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, जोशीमठ के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहाँ की रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज वहाँ की मॉनिटरिंग में भाग लेता हूँ, डेली की डेली रिपोर्ट लेता हूँ और 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट बन रही है, कुछ एक की आ भी गई है। उसके बाद एनडीएमए द्वारा उसको कंपाइल किया जाएगा और उसके आधार पर पता लगेगा कि क्या होने वाला है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जोशीमठ के मामले पर कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें जिससे कि पूरे प्रदेश का आने वाला हमारा यात्रा का सीजन प्रभावित हो, अन्य पर्यटन की चीजें प्रभावित हो, लोगों के आने जाने पर कोई गलत संदेश जाए। वहीं 23 जनवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। वहीं इसी दिन महात्मा गांधी की शहादत का दिन भी है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण करेगी और ध्वजारोहण के बाद देहरादून कांग्रेस मुख्यालय से गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर चुकी है। इस अभियान के तहत राहुल गांधी द्वारा जनता के नाम लिखे पत्र और केंद्र राज्य सरकार की नाकामियों को हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। 2 महीने तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा। की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 14 राज्यों में लगभग 3800 किलोमीटर पैदल चल के राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर जो सकारात्मक वातावरण, मोहब्बत का वातावरण, आपसी सौहार्द का वातावरण बनाया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। 30 तारीख को जब वो समापन करेंगे, पूरे उत्तराखंड के जिला मुख्यालयों में हम ध्वजारोहण करेंगे और क्योंकि गांधी जी की शहादत का दिवस भी है, तो ध्वजारोहण के बाद हम लोग देहरादून में, राजधानी में, हम कांग्रेस मुख्यालय से और गांधी पार्क, गांधी जी की प्रतिमा तक मानव श्रृंखला बना करके गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उस संकल्प को सब लोग दोहराएंगे जो गांधी ने हमें रास्ता दिखाया है, प्यार का, एकता का, सौहार्द का, देश की संप्रभुता को मजबूत रखने के लिए जो गांधी का रास्ता है, उस रास्ते के प्रति हम संकल्प उस दिन ज्ञापित करेंगे। हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो हमारा 26 तारीख से शुरू हुआ है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य की स्थिति को पटरी पर लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पिछले लंबे समय से कोशिश कर रहा है। बावजूद इसके अभी भी प्रदेश में एक तरफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भारी किल्लत है तो दूसरी तरफ स्टाफ नर्सेज की भी बहुत ज्यादा कमी है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग नर्सेज की कमी को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में भर्तियां निकालने जा रही है। बताते हैं आपको कि सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया है कि हमने बड़ी संख्या में नर्सेज की भर्ती की तैयारी कर ली है और फाइल शासन में भेज दी है। देखिए, फिलहाल तो लगभग 1564 नर्सेस जो हैं उनकी तैनाती की जानी है और इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन में भी लगभग 1380 नर्स
को नियुक्त करने का है और अभी फाइल शासन में है और जल्दी फिर हम इसको। पौराणिक धारी देवी मंदिर की मूर्ति आज पूरे 9 साल बाद विधि विधान के साथ अस्थायी मंदिर से स्थायी मंदिर शिफ्ट कर दी गई है। मंदिर ट्रस्ट के पुजारियों द्वारा सुबह 7:15 पर चर लगन में मूर्ति को अस्थायी मंदिर से उठाकर 8:10 पर स्त्री लगन में नए मंदिर में स्थापित किया गया है। बता दें आपको कि मंदिर के कपाट श्रद्धालु के लिए 10 बजे के बाद दर्शन के लिए खोले गए। इस दौरान श्रीनगर विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मां की आराधना के लिए मंदिर में पहुंचे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द मंदिर परिसर के आसपास के इलाके में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। मंदिर के निकट एक बड़ा स्नान घाट बनाया जाएगा। मंदिर को जाने वाली सड़क को पक्का करने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। मंदिर में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एक बड़ी योजना के तहत धारी देवी परिसर को सजाने संवारने का काम करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माँ धारी देवी में आज जो यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की गई और 9 साल बाद आज धारी देवी अपने मूल स्थान पे आई है। मैं अपनी ओर से, राज्य सरकार की ओर से सभी भक्तों को बधाई दे रहा हूँ कि आज बड़ा काम हो गया है और साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के विकास के लिए हम कोई कमी नहीं करेंगे। चाहे यहाँ के रास्ते हों, चाहे रोड हो, चाहे यहाँ पे स्नान घाट बनाना हो, ये सारा काम जो है निकट भविष्य में किया जाएगा। और आज चूँकि पूरे देश और प्रदेश के हमारे जो कुल देवी है और धारी देवी जो पूरे देश और विदेश में विख्यात है, आज एक बड़ा अनुष्ठान यहाँ पे करके जो है स्थापित की गई है और मैं सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में भूमि विवाद से लेकर विद्युत विभाग से जुड़ी परेशानियां फरियादियों ने कुमाऊं कमिश्नर के सामने रखी। हल्द्वानी कालिका कॉलोनी से पहुंची महिलाओं ने विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे पोलों के संबंध में सुरक्षा को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग चाहे तो दूसरे रूट पर भी पोल लगा सकता है। इस पर कुमाऊं कमिश्नर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को होमवर्क करने के निर्देश भी दिए। वहीं एक मामले में विधवा बुजुर्ग महिला की जमीन पर 2 मंजिला इमारत बनाने का मामला सामने आया। कुमाऊं कमिश्नर ने महिला की फरियाद को सुनकर आपसी सहमति से मामले को सुलझाने को कहा। और देखा, आप अवगत ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि निस्तारण जो हमारी पब्लिक की समस्याएं उनका किया जाए और यथासंभव जो समस्याएं जिले स्तर की हैं जिले में ही सॉल्व होनी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो यही प्रयास रहता है कि जो हमारे पास शिकायतें हैं उसको यहीं पे हम सॉल्व करें। तो जनता मिलन में अभी कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक 25-26 जो यहाँ पे फरियादी आए हैं उनसे मेरी मुलाकात और बातचीत भी हो गई है। एक बड़ी समस्या अभी विद्युत पोलों को लेके आई है कालिका कॉलोनी से, जहाँ पे कॉलोनी वालों का कहना है कि जो पोल लगाए जा रहे हैं इसमें सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और कोई ऑल्टरनेट रूट भी हो सकता था जिसपे आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। और ये भी विद्युत विभाग से मैंने कहा है कि एक बार ये बताइए कि अगर लोड वहाँ पे वाकई चाहिए तो इसका कोई जस्टिफिकेशन है, कोई इस पे स्टडी हुई है तो उसको भी हमें ये लोग दिखाएं। देहरादून में पुलिस ने 4 फर्जी डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों एसटीएफ द्वारा 2 फर्जी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की गई थी और अब 4 नए मामले और निकलकर सामने आए हैं। ये सभी रायपुर क्षेत्र के तुनवाला और रांझावाला क्षेत्र में एमबीबीएस की फर्जी डिग्री के आधार पर अपना क्लिनिक चला रहे थे। इस मामले पर निगरानी बनाए हुए एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने बताया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फर्जी डिग्री बनवाने वाले 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों का नाम भी सामने आया है। इसमें से इमलाक खान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका बड़ा भाई अभी फरार चल रहा है। सूत्रों की माने तो दोनों भाइयों ने फर्जी डिग्रियां बेचकर करोड़ों की संपत्ति जुटाई है। मुजफ्फरनगर में कॉलेज भी बनाया है और ऐसे में पुलिस ने इन दोनों भाइयों की जानकारी ईडी को भी साझा कर दी है। जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट ईडी को भेजी जाएगी। जो मुकदमा था 10/1/2023 को थाना नेहरू कॉलोनी में एसटीएफ द्वारा ये पंजीकृत कराया गया था 19/23, जिसमें ये था कि कुल 36 डॉक्टर्स ऐसे पाए गए थे जो फर्जी बीएमएस की डिग्री लेके जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे अलग अलग जगह। तो इसमें जो है कल हमारी टीम ने 4 ऐसे डॉक्टरों को पकड़ा है, जिसमें रोशन कुमार काला जो देहरादून के रायपुर का रहने वाला है, अजय कुमार काला इसी का ही भाई है ये, तीसरा मनोज सिंह नेगी है, ये पुष्प विहार तुन्न वाला, ये भी थाना रायपुर से है, और चौथा जो है डॉक्टर अनुराग नोटियाल। तो इन चारों से जब कल हम लोगों ने, हमारी जॉइंट टीम ने पूछताछ की तो इनकी ये अपनी डिग्रियां और वो सब जो जांच हुई वो भी वही फर्जी थी।
तो इन चारों लोगों को जो है हम अरेस्ट करके आज न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर में पुलिस ने लाखों की कीमत वाले स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि दोनों स्मैक तस्करों के पास से 73.12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए से ऊपर की बताई जा रही है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि जिले में स्मैक की तस्करी की सूचना काफी दिनों से पुलिस को मिल रही थी। बाजपुर पुलिस की टीमें दोराया फ्लाईओवर के नीचे चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया, जिनके तलाशी लेने पर उनके पास से स्मैक बरामद हुई। पुलिस पकड़े गए दोनों तस्करों के आपराधिक इतिहास की छानबीन में जुटी हुई है। दोनों स्मैक तस्करों को पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। देखिए, माननीय सीएम साहब महोदय के निर्देश है कि नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 तक बनाना है। इसी के तहत हम लगातार माननीय डीजीपी महोदय के निर्देशन में, पीएचक्यू के निर्देशन में और आईजी साहब के निर्देशन में काम करते रहते हैं। इसके तहत आज बाजपुर थाना पुलिस को एक बहुत बेहतरीन सफलता उपलब्ध हुई है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और दोनों की कब्जे से 80 ग्राम से भी अधिक स्मैक वाणिज्य मात्रा में, जिसका बाजार कीमत जो है 8 लाख रुपए से भी अधिक बताया जा रहा है, 80 ग्राम से भी अधिक मात्रा में स्मैक रिकवरी हुआ है। एक बहुत बेहतरीन कार्रवाई हुआ है। एक और अच्छी बात यह है कि ये पहली लेवल का ये तस्कर है, पहली बार इनका क्रिमिनल इतिहास निकाल के आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये काफी पहले दिन से कर रहे थे, लेकिन पुलिस की पकड़ में नहीं लिया है। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार बालिकाओं पर हो रही यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और हिंसा के बचाव के लिए आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पौड़ी और पौड़ी पुलिस टीम द्वारा स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत आज पौड़ी शहर के भगत राम न्यू मॉडल स्कूल की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। पौड़ी पुलिस टीम द्वारा स्कूल की छात्राओं को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के गुण भी सिखाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के सदस्य धर्म सिंह ने बताया कि उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग द्वारा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम स्कूलों में चलाया जा रहा है। ये प्रोग्राम जो है हमारी आयोग की सिफारिश है ना, जो हमारी बालिका दिवस के उस पर ना 24 जनवरी बालिका दिवस के मौके पर होते हैं ना, तो 7 दिवसीय प्रशिक्षण चला रखा है। जो तो पुलिस अपने ट्रेनर के द्वारा जो हमारी बालिकाओं को ये बताया हमें आत्म सुरक्षा के लिए हमें कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे आत्म सुरक्षा किया जा सकता है। तो इसी के लिए आयोग ने पुलिस को निर्देशित किया था और पुलिस ने काम किया है, कर रही है। वहाँ भी हरिद्वार से मेरे पे भी फोन आया, तो मैं 3 दिन मुझे हरिद्वार, 4 दिन हरिद्वार देखना था, 3 दिन मुझे यहाँ देखना था। तो आज मैं पौड़ी आया था, यहाँ के लिए मुझे प्रोग्राम दिया, तो मैंने प्रोग्राम को किया है। ठीक है, धन्यवाद। बच्चों आत्म सुरक्षा सीखे, हमारी लड़कियां भी वो निडर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खेलो इंडिया के तहत पूरे देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत हरिद्वार में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन गुरुकुल कांगड़ी दयानंद स्टेडियम में किया गया। इसमें हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित रानीपुर विधायक आदेश चौहान, भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। सांसद निशंक ने कहा कि खेलो इंडिया को लेकर छात्र छात्राओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। निशंक ने कहा कि इसमें 23 विद्यालय के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें छात्र छात्राएं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि खेलों का आयोजन किया गया। तो आपको बता दें कि 23 स्कूलों के बच्चे इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि खेलो इंडिया के तहत ये आयोजन किया जा रहा है और इसमें निशंक ने कहा है कि 23 विद्यालय के छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से यह अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें छात्र छात्राएं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि खेलों का आयोजन किया गया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।